नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे 2024 के महासमर में डर की। समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी खजुराहो से जो थी, उनका पर्चा खारिज हो जाता है। कहा जाता है कि आपके प्रस्तावक सिग्नेचर नहीं करते हैं, मतलब कि वो साइन नहीं किया, उनके पास शायद कलम ना रहा हो। लेकिन उसके बाद से जो डर का माहौल बना, गुजरात के सूरत की लोकसभा सीट पर जो हुआ वो देखने लायक था। उसमें भी यही सेम बातें निकल कर आई और भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध सांसद हो गए। यह ऐसा मौका पहली बार था, माफ करिएगा दूसरी बार। पहली बार 2014 की लोकसभा में उपचुनाव हुए कन्नौज सीट पर और वहां से कोई नामांकन ही नहीं दाखिल हो पाया और डिंपल यादव चुनाव जीत गई। समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी। वो डर का माहौल सबको सताने लगा। शाहजहांपुर सीट से राजेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया गया। पूरा नामांकन का सेट भी दाखिल हो गया। ज्योत्सना गौड़ रिश्ते में उनकी भांजी लगती है। बाकायदा प्रदेश के जो एक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है राजपाल कश्यप, एमएलसी भी हैं, सपा के बड़े लीडर हैं। उन्हें ले जाकर उन्होंने ज्योत्सना गौड़ का नामांकन कराया और ये कहा कि अगर पहला पर्चा खारिज भी हो जाता है प्रत्याशी का, तो हमारे पास ज्योत्सना गौड़ जो है वो एक बैकअप ऑप्शन रहेंगी। ये मामला सिर्फ शाहजहांपुर तक नहीं टिका, ये बात आ गई घूमकर कानपुर में। कानपुर में हुआ क्या कि जब देवेंद्र सिंह भोले, जो कि अकबरपुर से भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके नामांकन कराने के बाद उनकी पत्नी ने भी निर्दलीय पर्चा भर दिया। ये सुब्रत पाठक की पत्नी ने भी, कन्नौज से जिन्होंने नामांकन कराया, उनकी पत्नी ने भी नामांकन करा दिया है। ये डर का माहौल क्यों? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन किस आधार पर चेक कर रहा है। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एक बात जो पूछनी चाहिए कि भाई, एक कानपुर से मैं अभी लिस्ट देख रहा था, तो आलोक मिश्रा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आलोक मिश्रा निर्दलीय प्रत्याशी हैं। वही चीज अकबरपुर में है। राजा रामपाल इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और राजा राम निर्दलीय प्रत्याशी है। और ऐसा नहीं हुआ, अब रमेश अवस्थी भी एक आ गए। भाजपा से रमेश अवस्थी प्रत्याशी हैं, एक नई है प्रत्याशी रमेश अवस्थी निर्दलीय आ गए। आपको बता दें, कानपुर में ही एक बार महापौर का इस बार का जो चुनाव हुआ, उसमें एक वंदना वाजपेयी समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट थी। उनके ही नाम से मिलती जुलती एक महिला को चुनाव लड़ाया गया। उनका नाम भी वंदना वाजपेयी था। वंदना वाजपेयी का मेयर में चुनाव चिन्ह था साइकिल, यानी समाजवादी पार्टी, और जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उनका चुनाव चिन्ह था मोटरसाइकिल। आप उम्मीद लगाइए कितना वोट मिला होगा? 50,000 वोट लगभग, एक निर्दलीय प्रत्याशी को, सिर्फ नाम एक होने की वजह से। यदि आप आलोक मिश्रा लड़ रहे हो या रमेश अवस्थी लड़ रहे हो या कोई प्रत्याशी लड़ रहा हो, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ डिफर किया जाना चाहिए। खैर, ये किस लिए होता है, ये कौन लोग कराते हैं, ये सबको पता है। हमारे साथ सुरेंद्र दुबे जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। सर, ये जो बार बार, पहले तो प्रत्याशी बदलने का डर था, फिर ईडी सीबीआई का डर था, अब आजकल पर्चा खारिज होने का डर है। और पर्चा खारिज होने का डर दोनों तरफ है, चाहे भाजपा के हो, चाहे सपा के हो या कांग्रेस के। अब वैसे देखिए, ये डर तो कायदे से विपक्ष को होना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्चा रद्द करेगा, खारिज करे, वो तो चुनाव अधिकारी करता है। और चुनाव अधिकारी
मुख्य चुनाव आयोग जो दिल्ली में है उसके अंडर काम करता है। अब वो इन दोनों छुट्टी पर चला गया है। पिछले 10 साल से चुनाव आयोग छुट्टी पर चल रहा है, तो पता नहीं वो कहाँ मिलता है, किसको मिलता है, किसके लिए नोटिस भेज देता है, फिर वो गायब हो जाता है। तो लुका छिपी का खेल चुनाव आयोग करता रहता है। और इस अगर ये चुनाव आयोग एक्टिव होता तो इस तरह की घटनाएं होती ही क्यों? तो पता नहीं कौन कौन से प्रभाव काम करते हैं कि एक आदमी का पर्चा रद्द हो जाता है, बाकी 8 वापस ले लेते हैं, 9 हो गए, 10वां जीत जाता है। तो ये बहुत अच्छा है, इसमें तो हम और तुम भी किस्मत आजमा सकते हैं। भाई तय तो करना है कि सरकार हमारा साथ दे दे, हमारा पर्चा खारिज ना हो, विपक्ष का जो एक पार्टी का उसका खारिज कर दे, बाकी को तो सरकार लठिया करके सबसे वापस से करा देगी। ये जो खेल है लोकतंत्र के लिए काफी खतरनाक है। हम उसको हास प्रयास में कहें क्योंकि और हमारे पास कोई चारा तो है नहीं। चुनाव आयोग की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति है, एक बार जब चुनाव शुरू हो जाए तो उसमें कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार मिले तो पता चला कि म्युनिसिपल कोर्ट से लोग स्टे ले आए कि अब चुनाव नहीं होगा, 10 दिन बाद होगा। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने वो व्यवस्था की कि वंस दिस प्रोसेस स्टार्ट तो टिल एंड, जब तक वो पूरे जीते हुए लोगों की सूचना राज्यपाल या राष्ट्रपति को नहीं भेज देता, तब तक उसके मामले को इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन संविधान निर्माताओं को क्या मालूम था कि यहाँ नया खेल चलेगा, पर्चा खारिज करा दिया जाएगा, नामांकन वापस ले लिया जाएगा। और अब ज्यादा विभत्स रूप में हो रहा है। पहले भी यदा कदा ये एक्सपेरिमेंट किए जाते रहे, उनमें से एक आध एक्सपेरिमेंट का आपने वर्णन किया और इसके लिए हम आपको धन्यवाद करें कि कम से कम आपने ये बात रखी अपने दर्शकों के सामने कि नहीं, आज खेल बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन गुल्ली डंडा पहले भी खेला जाता था, अब मोहल्ले मोहल्ले और गली गली में गुल्ली डंडा हो रहा है, ये इतना अंतर हो गया, इसलिए हमें आपको थोड़ा ज्यादा खराब लग रहा है। जी एक चीज़ और है सुरेंद्र सर, जब हम चुनाव की बात करते हैं हम ये चीज़ अक्सर देख रहे हैं, या तो आप किसी करीबी का पर्चा दाखिल करा दो, या पर्चा खारिज ना हो तो समांतर उसी नाम का कोई प्रत्याशी ले आओ। और इस चीज़ों को लेकर गाइडलाइन होनी चाहिए कि भाई अगर आप मान लीजिए कि विशाल पंडित चुनाव लड़ रहे हैं, उसी नाम का कोई दूसरा आ गया तो या तो वन कर दें, क्योंकि सिंबल भी आप मिलते जुलते दे रहे हो। आप पता चला कांग्रेस वाले का हाथ का पंजा तो दूसरे को मुट्ठी दे दें या हथौड़ा दे दें, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर तो सिंबल ऐसे ऐसे आते हैं। नहीं, देखिए ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा उठाया, और कायदे की बात ये कि अगर मिलता जुलता आ गया तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे व्यवस्था होनी चाहिए। होता है हमेशा, जैसे ऑफिसेज में एक ही नाम के 3 अफसर होते हैं, तो उसमें बाकायदा ABC करके वो कर दिया जाता है। IAS अफसर तमाम है जो एक ही नाम के, देखो उसमें फलाने B फलाने C इस करके डिफ्रेंशिएट किया जाता है, और वही IAS अफसर चुनाव आयुक्त तो बनता है। फिर उसकी बुद्धि पता नहीं कहाँ कि उसको समझ नहीं आता कि अगर विशाल पंडित ही आ गए दूसरे तो आप विशाल पंडित A कर दीजिए, तो आपका अधिकार है, नाम उसका एडिटिव बना रहेगा, तो लोगों को पता चलेगा कि ये के न्यूज वाले विशाल पंडित नहीं। लेकिन जब लोगों को बताना ही है कि अब पूजो तो जाने, आपने महाभारत सुना, अश्वत्थामा मरो या कुंजरोवा, इसी पर पूरा महाभारत हो गया। तो यहाँ उसी की नकल करके वो कहते हैं एक साथ आज, इसीलिए मैं देख रहा था कि इसमें कन्नौज में सुब्रत पाठक ने अपनी पत्नी भरा दिया है, और जगदम्बिका पाल जो रहने वाली बस्ती के हैं उनकी पत्नी ने भर दिया नामांकन। अच्छा, मुझे अभी बात समझ नहीं आ रही, आपके पास जानकारी हो तो बताइएगा कि अगर मान लो डिम्पल यहाँ से लड़ रही होती तो ये होता कि भाई एक महिला शक्ति को महिला शक्ति से टकरा देना, तो देखते छिटके मतदाता है।
अब वहां तो अपने अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, तो वो जो हम लोगों का कैलकुलेशन काम नहीं कर रहा, भाई महिलाओं को तो क्या है। बिल्कुल और जब खेल सत्ता पक्ष ही करा रहा है, बिल्कुल। तो सुब्रत सुरेंद्र पाठक सर को आपको अपनी रोकेंगे, पत्नी माफी के से मतलब साथ। कराने की क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। सपा और कांग्रेस को अपने कार्यकाल पर हिसाब देते हुए देखा है क्या? मोदी ने तो मेडिकल कॉलेज भी बनाए हैं। एक तरफ मेडिकल कॉलेज भी मोदी बनाता है, तो अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर भी बना है। मोदी तो बता सकता है, ये कांग्रेस और सपा वाले क्या बताएंगे? जब ये सत्ता में थे तब अयोध्या, बनारस, लखनऊ, कानपुर आए दिन आतंकी हमले होते थे, बम धमाके होते थे। इसके सिवाय लोग बता क्या सकते थे? और ऐसे हालत से क्या करते थे? मेरा एक काम है, आप लोग करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे क्या? करोगे क्या? देखिए, ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, जो पहली बार वोट डालने वाले हैं, जिनकी उम्र अभी अभी 18-20 साल की हुई है, ये लोग पहली बार वोट डालने वाले हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनकी उम्र 8 साल 10 साल थी। उस समय क्या होता था उनको कुछ पता नहीं होगा। अब जैसे आपको याद होगा, जो बड़े हैं ना उनको याद होगा, मोदी के आने से पहले आपको रेलवे स्टेशन पर जाओ तो माइक पर से एक सूचना सुनाई देती थी, बस स्टेशन पर जाओ तो माइक पर से एक सूचना सुनाई देती थी, आप अपने अखबार पढ़े तो उस पर एक सूचना सुनाई देती थी, आप टीवी देखें उस पर एक सूचना आती थी। क्या आती थी? अगर आप कहीं पर भी कोई लावारिस चीज देखें तो उसको छूना मत। कोई लावारिस चीज दिखे तो उससे दूर जाना। कहीं कोई लावारिस बैग पड़ी है, कहीं कोई लावारिस टिफिन पड़ा है, कहीं पर कोई लावारिस कुकर पड़ा हुआ है, तो आप दूर रहिए। क्यों? क्योंकि डर रहता था कि जो लावारिस चीजें पड़ी है उसमें बम होगा। और इसलिए पूरी सरकार आए दिन उनको, लोगों को ये बताना पड़ता था। मुझे बताइए भाइयों, 2014 के बाद, मोदी के आने के बाद कभी भी आपने ऐसी सूचना सुनी है क्या? बम धमाका होने का डर बताया जाता था, वो है क्या? ये बम धमाके वाले चुप हो गए कि नहीं हो गए? बम बंद हो गए कि नहीं हो गए? कैसे हुआ? कैसे हुआ? किसने किया? किसने किया? अरे मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है, आपके वोट ने किया है।
ये आपके वोट की ताकत है जो बड़े बड़े धमाकों को बंद करवा सकती है। तो यहाँ पर आप शाहजहांपुर में नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्हें आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अब ट्रेन पर जो लावारिस बैग और इन सब की सूचनाएं थी ना, वो भी बंद हो गई हैं। आपके एक वोट ने धमाकों को होने से रोक लिया है। चलते हैं, हमारे पास गेस्ट हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सुरेंद्र दुबे जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र सर के पास चलते, फिर आपके पास आ जाएंगे प्रमोद जी। सबसे पहले सुरेंद्र सर, अभी आपने प्रधानमंत्री जी को सुना, इन्होंने कहा कि आपका एक वोट धमाका रोक सकता है। ये पर्चे खारिज होना कैसे रुकेगा, ये भी थोड़ा बता देते तो और अच्छा लगता है। वो देखिए, ऐसा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस मामले में बहुत बुद्धिमान है। वो जो हो रहा होता उस पर बात नहीं करते, कुछ काल्पनिक प्रश्न। हमें अभी हंसी आ रही थी कि माइक पर अनाउंस होता था खोया हुआ सामान ये मिला, इसको कोई छुए नहीं। कहते अब ऐसा होता क्या है? तो फिर ये तो विपक्ष वाले कहेंगे कि नहीं, अब जो खोया हुआ सामान है उसको लोग उठा के ले जाते हैं, उसकी कोई सूचना नहीं दी जाती। मतलब ये कोई राजनीतिक वक्तव्य है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और अब हम दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले भी देश हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं माइक से, टिफिन में क्या मिला, बम मिला, धमाका हुआ, फिर उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर से कुछ कहा, मैं समझ नहीं आया, उनसे कहा, हो सकता कहा कि धमाके पर ध्यान रखना, अब धमाका नहीं होता है। रोज एक नई कहानी आती है, और ये कल तो चुनाव ही है, लेकिन कल भी कहीं दूसरी जगह जहाँ होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो ये आजकल कोई भी वक्तव्य उनका 2 दिन से ज्यादा नहीं ठहरता। तीसरे दिन फिर वो नया नैरेटिव ले आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये माल बिका नहीं बिका तो चलो कोई दूसरा प्रोडक्ट ले आए। और ये होशियारी की बात, मैं इसके लिए उनकी तारीफ करता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो नया नैरेटिव गढ़ते रहते हैं, नए उपमाएं देते रहते हैं। जो चल जाता, नहीं चल जाता तो आगे निकल जाता। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कल क्या नया नैरेटिव होगा जिसको जनता लेकर वोट डालेगी। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी सर भी जुड़े हुए हैं। सर, अपनी अपनी पत्नियों का नामांकन कराया जा रहा है, किस बात का डर है ये? देवेंद्र सिंह भोले, सुब्रत पाठक, जगदम्बिका पाल, सपा के कई प्रत्याशी, ये इतनी बार नामांकन, मतलब डर क्या है कि एक ही परिवार से 2-2 लोग हैं? वो कठेरिया इटावा से प्रत्याशी, उनकी वाइफ ने भी कर दिया है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। पिछली बार भी भरा था, खैर बाद में उन्होंने नामांकन पत्र वापस ले लिया था। तो क्या डर होता है कि अगर हमारा जब पर्चा जांचा जाए कुछ कमी ना निकल आए तो हम पत्नी को सिंबल ट्रांसफर कर दें? नहीं, मुझे ये नहीं लगता है। मुझे लगता है कि चूंकि अगर इस बार देखें, शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि टिकटों का वितरण अंतिम क्षणों में, कुछ जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं वहाँ पर ये लिया जा रहा है अंतिम क्षणों में। मतलब आप कन्नौज को ले लीजिए, आप वैसे ही आप जगदम्बिका पाल का ले लीजिए, आप बुलंदशहर में भोला को ले लीजिए। तो अब बुलंदशहर में तो खैर मतदान कल होना है, वो तो शायद कल ही होना है बुलंदशहर में। तो जी कल होना है। हाँ, तो अब वो तो उन्होंने वापस ले लिया, खत्म हो गया। लेकिन ये अंतिम क्षण पर इसलिए शायद ये रखा गया है कि अब इस बार जो जिनको टिकट मिल गया है वो भी असमंजस में है कि ये टिकट ऐसा ना हो जाए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना इंटरनल सर्वे कराया था उसमें कन्नौज का भी नाम था शामिल, कि यहाँ के प्रत्याशी की उतनी मतलब जीतने की संभावना कम है। जो रिपोर्ट आई थी, कितनी सही है कितनी गलत, जो एक चर्चा में आई, राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना, अखबारों में छपा, उस आधार पर। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल सुन रहे हैं हम आपको। तो उसकी वजह से ये लास्ट में अब की असमंजस की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 14 और 19 से ज्यादा है कि कहां कैसे कौन से प्रत्याशी दिए जाएं, वहीं पुराने प्रत्याशी को उतारा जाए,
या फिर इसकी इमेज खराब है तो फिर दूसरे को लेके आया जाए। तो उनने का कुछ नहीं, अगर वो हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा तो उन्हें पत्नी से भरवा दो, तुम्हारा नाम हटा देंगे। ठीक वैसे ही कि जैसे गोंडा में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी को अगर टिकट देते हैं तो जाट नाराज हो जाएगा, तो उन्होंने उनको ऑप्शन दिया कि आप अपनी पत्नी को कह दीजिए, अपने बेटे को कह दीजिए, आप कोई नाम बता दीजिए कि भाई जिसको कर दे तुम टिकट न लो, वरना इससे राजनीति का परसेप्शन बिगड़ेगा और रिमूव होगा। ऐसी ही स्थिति इन जगहों पर कि जहां लगा कि यहाँ प्रत्याशियों की ये है, तो अगर जरूरत पड़ा तो वहां बदल देंगे, तुम्हें हटा देंगे, तुम्हारी जगह पत्नी को ले आएंगे। हम कह देंगे कि हाँ वो नाकारा थे, उनको हटा दिया हमने, हम तुम्हारी पत्नी को ले आए। हालांकि वो बात अलग है कि बात वही है, वो चाहे नागनाथ हो चाहे सांपनाथ हो, लेकिन वो एक राजनीति में परसेप्शन की बात होती है। परसेप्शन बनाने के लिए देखिए, मतलब आप लोग नाराज थे, मैंने पाठक को हटा दिया, उनकी पत्नी को दे दिया मैंने। जगदम्बिका पाल जो है वो अक्षम थे, उनकी पत्नी को मैंने दे दिया। तो वो जब देखा कि अब ये नहीं कि ये सिर्फ इसलिए भरेंगे, वरना वो वही है। क्योंकि जहां तक कन्नौज के सब बात को लेके आप ये बात कह रहे हैं, शुरुआत यहाँ से हुई है, तो कन्नौज में पहले ये था कि वहां तेज प्रताप आएंगे, इससे पहले था कि अभी तय नहीं कि कौन आएंगे। फिर जब ये आ गए अखिलेश जी, तो उससे उन्होंने उसको वो करा दिया। तब तक ये निश्चित नहीं था, तब ये समाजवादी पार्टी ने ये भ्रम में रखा, ये एक ब्लफ मारा और उसमें चलते रहे कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। आखिर में आ गए तो उन्होंने उसको उतार दिया कि अगर ये आ गए तो फिर इनकी इमेज खराब है, तो हम पत्नी का नाम दे देंगे, सांपनाथ की जगह नागनाथ नाम रख देंगे। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा और कुछ नहीं है कि बाकी जो सत्ता पक्ष है, ये इस बात का तो जरूर संकेत है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। बिल्कुल ये दर्शा रहा है, क्योंकि आप बैक टू बैक लोगों से ये नहीं कह सकते ना कि भाई सुब्रत पाठक को क्या जरूरत पड़ी थी, देवेंद्र सिंह भोले को क्या जरूरत पड़ी थी। ऐसे तमाम लोग और भी होंगे जो नजरों में आ जाएंगे, उन्हीं का नाम लिया जाएगा। सुरेंद्र जी फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, फिर डिबेट को क्लोज करूंगा। सर हाँ, 19 में भी नहीं हुआ, बिल्कुल, लेकिन इस बार क्यों हुआ? सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ देखते हैं अगर तेज प्रताप आ जाएंगे तो फिर हम उतार देंगे सुब्रत पाठक को। लेकिन अब यहाँ आ गए अखिलेश, उनने कहा अब तो मामला बिगड़ जाएगा, तो उनने कहा इनकी इमेज खराब है। वहाँ उनके वीडियो भी वायरल हुए थे, उसको लेके वो मतलब उनके जो लेन देन को लेके और कुछ चीजें ऐसी थी कि जो वायरल भी हुआ वीडियो सार्वजनिक रूप से। तो उनकी वैसे भी उनकी इमेज वहाँ की खराब है। चूंकि मैं उस क्षेत्र से आता भी हूँ, तो मुझे मालूम है कि वहाँ की जनता उनके आचार से, विचार से, उनके वो सांसद होने के बाद उनके स्वभाव में जो बदलाव आया, उससे लोगों में कोई उनके पर लगाव नहीं रह गया। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये सोचा होगा कि ये तेज प्रताप आएंगे तब तो फिर हम सुब्रत को लड़ा देंगे। अब नाम वापसी तक ये चर्चाएं रहेंगी, नाम वापसी के बाद ही सब कुछ होगा। सुरेंद्र सर से फाइनल कमेंट लूंगा, फिर डिबेट को क्लोज करते हैं। दूसरी एक बात था, एक सेंटेंस और एक चीज और मैं इसमें कर दी। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया वो ठीक कहा कि उस दौरान ये अनाउंसमेंट होते थे, अखबारों में भी छपते थे कि लावारिस चीजों को नहीं उठाओ, लेकिन ये कांग्रेस के समय में नहीं था, ये कांग्रेस के बाद के समय में था। दूसरी बात, फिर विपक्ष के पास ये भी तो कहने को है, मतलब अब मुद्दों की तो बात होती नहीं है। अब ये सामान मत उठाओ, ट्रेन में अनाउंसमेंट हो रहा है, ये सब ये व्यर्थ की बात, जैसा सुरेंद्र जी ने कहा। तो वो लेके जब इससे पहले शासन काल था 14 से पहले, तो पेट्रोल 60-65 था। अब बताइए ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि अब पेट्रोल 100 रुपए है? पहले सिलेंडर 500 रुपए था, अब ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये 1200 रुपए है? अब ये क्यों नहीं बता रहे महंगाई का क्या था, महंगाई कहां पहुंच गई, बेरोजगारी कहां पहुंच गई? इसका भी तो जिक्र विपक्ष फिर ये भी तो सवाल पूछेगा। तो अगर ये मतलब ये इतने बड़े इस देश के लोकतंत्र, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये चुनाव है, और उसमें अगर ये मुद्दे होंगे कि बैग उठाया कि नहीं उठाया, गया कि नहीं गया, तो उन्होंने कहा महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, घटी कि नहीं घटी, हाथ उठाओ पैर उठाओ, ये कोई मतलब इतने बड़े लोकतंत्र का ये तो माहौल, मैं समझता हूँ कि ये माहौल है, ये मुद्दे हैं। जनता का इससे कोई लेना देना है? ठीक है, इस बात से ये बात कहें, ये बात तो समझ में आती है कि हाँ ठीक है, जो यहाँ उत्तर प्रदेश में जो एक संगठित अपराध था उस पर प्रभावी अंकुश लगा है। बिल्कुल, फाइनल कमेंट मैं लूंगा सुरेंद्र जी से, उसके बाद डिबेट क्लोज। सुरेंद्र जी। जी देखिए,
अभी जो नरेशन, जो बातचीत आपने वीडियो दिखा प्रधानमंत्री जी का, गर्मी भी बहुत है, मुझे लगता है कि वो बड़े थके हुए से दिख रहे थे, इसलिए इतनी जोर से नहीं बोल पा रहे थे। और जो सिक्का चला रहे थे मार्केट में, वो उनको ये मालूम था कि शायद ये सिक्का ना चले। होता है कि जैसे आप इस उस बात पर के बातें आदी हैं, हो लेकिन अपराधों की तो स्थिति में कोई तो अ, अगर जैसे आप आदी आदी हो जाए कि रोज सब्जी लेने जाते हैं और खोटे सिक्के चला आते हैं, तो आपको लगता है कि असली सिक्के बेकार है, ये खोटे सिक्कों से ही काम चल रहा है। लेकिन उसी बीच जब आपको लगने लगता है कि नहीं नहीं यार, ये तो असली सिक्के ही डिमांड में है, खोटा सिक्का नहीं चलेगा, तो फिर आपके लिए अपनी बात कह पाना बड़ा मुश्किल है। अभी जैसे प्रमोद जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि इतने बड़े डेमोक्रेसी में डिब्बा मिला खोया मिला कि नहीं, तो फिर ये कह देंगे आप तो भाई पत्रकार आप भी है, खोया मिला एक विज्ञापन के अखबारों में छपता है, तो फिर उससे जोड़ देंगे कि वो उसमें खोया मिला वाले में देख के आप क्या कर... ये कोई नरेशन नहीं है। इससे लगता है कि या तो आप शब्दहीन हो गए हैं, आपके पास कुछ कहने को बचा नहीं, बिल्कुल। या आप जानबूझकर वो बात कह रहे हैं जिससे असली बात छुपी रहे। अब आप ये आपका चैनल लाखों लोग देखेंगे, आपने बाइट भी दिखा दी। अब जब उनसे कमेंट्स आए तो पूछेंगे जरा कि क्या इस पर प्रतिक्रिया दें, तो कहेंगे कि भाई बात कुछ जमी नहीं, जैसे कहते हैं कि मजा नहीं आया। मोदी जी जब भाषण देते तो मजा आता था, हाँ, एक अब मजा मंत्रमुग्ध नहीं होकर है। आदमी सुनता था। 2019-2022 तक तो ये हुआ, लेकिन अब आवाज साफ नहीं आ रही है। चीज़ों पर कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहे हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए, और प्रमोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में प्रत्याशियों को एक डर है, वो डर है कहीं पर्चा ना खारिज हो जाए या एंड टाइम पर कोई गलती ना हो जाए, इसलिए हर कोई अपने परिवार किसी सदस्य का, अमूमन ये बीजेपी की ओर से हो रहा है कि वो पर्चा अपनी किसी बच्चे का करा दे रहे हैं या किसी अपनी पत्नी का करा दे रहे हैं, अपनी भांजी का करा दे रहे हैं, तो वो कि अगर पर्चा खारिज भी होता तो सीट हमारे ही पाले में रहे। इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी ने अपनी 30 और प्रत्याशियों घोषित किए हैं। रायबरेली से ठाकुर प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। बहराइच से ब्रिजेश कुमार सोनकर को टिकट। लखनऊ से बीएसपी ने 3 और प्रत्याशियों किए घोषित। अंबेडकर नगर से कमर अली को टिकट, बहराइच से ब्रिजेश कुमार सोनकर को टिकट। बहुजन समाज पार्टी ने 3 और प्रत्याशियों की घोषणा की है। रायबरेली से ठाकुर प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया है। अंबेडकर नगर से कमर हयात अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया है। बहराइच से ब्रिजेश कुमार सोनकर को टिकट। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, 3 और प्रत्याशियों को टिकट दी गई है बहुजन समाजवादी पार्टी से। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि बहुजन समाज पार्टी ने आज 3 और प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें एक सुरक्षित सीट बहराइच और अंबेडकर नगर और रायबरेली सीट। अगर रायबरेली सीट देखा जाए, जहां पे कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, हालांकि सोनिया गांधी वहां से जो है चुनाव नहीं लड़ेंगी, वहां से जो है वो राज्यसभा, अब राजस्थान राज्यसभा चलेंगे, लेकिन कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां से भी जो है बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं।
वहीं बात करें अगर जो है आपके अंबेडकर नगर की, तो वहाँ जो है एक बसपा नेता कमर हयात अंसारी जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन अब वो बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेकर और प्रत्याशी के रूप में अंबेडकर नगर में घोषित हो चुके हैं। वहीं बहराइच सीट से किया जाए तो ब्रजेश कुमार सोनकर, ये भी जो है पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन इन्होंने जो है कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी छोड़ के बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली और इनको भी बहुजन समाज पार्टी ने बहराइच सुरक्षित सीट से इनको प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें कि कल भी जो है 3 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी और ददरौल जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं वहां भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी किसी विधानसभा के उप में जब प्रत्याशी उतार रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका। तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने 3 और प्रत्याशियों की घोषणा की है। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।